दोस्तों, एपिक एजुकेशन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी 1857 की जो क्रांति है उसके बाद का जो भारत है उसके ऊपर हमारी ये क्लास है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो भी हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पेशल हमने जो बिहार टीचर भर्ती है तो उसमें जो स्पेशल पोर्शन डाला गया है 1857 की क्रांति के बाद का जो यानी मॉडर्न हिस्ट्री का, उसको हम लेकर आए हैं। और क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 10 क्वेश्चन, यानी पूरी डिटेल में हम एक क्वेश्चन के साथ जो उससे रिलेटेड थ्योरी है उसको करेंगे। तो ठीक है, पहली बार यदि आप चैनल पे हो तो चैनल को लाइक कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि भारतीय राजनीतिक दल प्रणाली में किस राजनीतिक दल को छाता संगठन, कौन सा संगठन कहते थे? छाता संगठन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो छाता संगठन आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि भारतीय जनता पार्टी को बोलते थे, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बोलते थे, तीसरा बहुजन समाज पार्टी को, चौथा आपकी सीपीआई भारतीय साम्यवादी पार्टी को। तो देखिए, जो छाता संगठन के नाम से तो जाना जाता था आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? छाता संगठन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारतीय राजनीति के अंदर। ठीक है, इसके पीछे की हम जो थ्योरी है वो देख लेते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, कि एक छाता संगठन छोटे संगठन को संसाधन और पहचान प्रदान करता है। जो छोटे संगठन होते हैं, क्योंकि आपने अभी भी देखा होगा कि जिसको आईएनडी बोलते हैं, कि उसके अंदर कितनी कांग्रेस के साथ कितनी छोटे छोटे जो संगठन है, छोटी छोटी पार्टियां मिली हुई है और एक बहुत बड़ा संगठन उन्होंने बना रखा है। और उनको सबको क्या है? छाता, यानी यदि जैसे बारिश होती है तो बारिश के नीचे कई व्यक्ति आ जाते हैं तो छाते का काम करता है, छाता उसको क्या करता है? संरक्षण देता है। तो इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है, ऐसी बहुत छोटी पार्टियों को एक संरक्षण देती है। ठीक है, 1969 से पहले कांग्रेस दल एक छाता दल थी। ठीक है ना, 1969 से पहले इसने विविध विचारधाराओं के नेताओं और कार्यकर्ताओं की आवाज़ थी। क्योंकि आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में बनर्जी के नेतृत्व में, तो तभी से क्या है, एक मुख्य ये कह सकते हो कि एक पार्टी थी भारत के अंदर, तो उसी में अलग अलग विचारधाराओं के जो लोग थे, कार्यकर्ताएं थे, सबकी आवाज़ क्या होती थी? कांग्रेस होती थी। ठीक है, तो इसलिए सब इस छाता दल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, क्या देखिए, नोट कीजिएगा इस बात को, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, ये किसने संबोधित किया था? पामर ने इस कांग्रेस को क्या नाम दिया था? अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नाम से उसको संबोधित किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजराम संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 को हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नोट लगा लो। ठीक है, देखो कितने क्वेश्चन बन गए। भारतीय कांग्रेस को क्या बोलते हैं? छाता संगठन बोलते हैं, यानी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब बोला, किसने बोला? पामर महोदय ने इसको बोला था। फिर स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी। ठीक है, और कहाँ हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। यार ये मेरा आप विश्वास करिए, ये नहीं पता कितनी बार ये क्वेश्चन बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको अच्छी तरीके से जो बातें मैं बता रहा हूँ आप नोट करते चलिए, कॉपी ले लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इतने डिटेल में आपको बताऊँगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। आपका स्वदेशी आंदोलन की गूंज आंध्र प्रदेश में कैसे सुनाई दी? भारत छोड़ो आंदोलन में, वंदे मातरम में आंदोलन में, भारत आंदोलन में, या दक्षिण भारत आंदोलन में। 4 ऑप्शन आपको मैंने दिए हैं, आपको बताना है कि स्वदेशी आंदोलन की जो गूंज है वो आंध्र प्रदेश में कैसे सुनाई दी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका वंदे मातरम आंदोलन में।
ठीक है, अब इसकी थोड़ी डिटेल स्टडी करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्सा था। जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था वो किसका हिस्सा था? एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्सा था। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। देखो 1906 में आपको पता है कर्जन ने क्या घोषित किया? बंगाल विभाजन घोषित किया। और जब 1906 में बंगाल विभाजन घोषित किया तो उसी के फलस्वरूप, उसके विरोध करने के फलस्वरूप क्या है, स्वदेशी आंदोलन को स्टार्ट किया गया। ठीक है, समझिएगा आप बात को अच्छे तरीके से नोट करते चलिएगा कि जो स्वदेशी आंदोलन था, ठीक है, बंगाल में 1906 में जो बंगाल में जो विभाजन हुआ था, ठीक है, भारतीय नागरिकों का कर्जन के समय में, तो उसके खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन इसको स्टार्ट किया था। तो स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी का फोकस था। तो जो स्वदेशी चीज़ों पर था, तो महात्मा गांधी बार बार बोलते थे कि भाई स्वदेशी चीज़ों का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। ठीक है, उन्होंने इस स्वराज की आत्मा यानी स्वशासन यानी अपना खुद का शासन के रूप में वर्णित किया है। यह बंगाल में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता था। और आंध्र प्रदेश में किसके रूप में जाना जाता था इसको? वंदे मातरम आंदोलन के रूप में। अतः सही उत्तर क्या होगा इसका? वंदे मातरम आंदोलन। किसके संदर्भ में? आंध्र प्रदेश के संदर्भ में। ठीक है, 1911 में यह आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, बंगाल विभाजन का सरकार का निर्णय दिसंबर 1903 में किया गया था। आधिकारिक कारण यह था कि 78 मिलियन की आबादी वाला बंगाल प्रशासित करने के लिए बहुत बड़ा था। क्योंकि उसमें क्या था भाई, जब जो इंडिया था आपका, इंडिया की यदि मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, जो ये बंगाल वाला हिस्सा था आपका, ये काफ़ी बड़ा था। ठीक है ना, यहाँ की अलग सरकार होती थी और अन्य उत्तर भारत की अलग होती थी। ठीक है, आप समझे बात को? तो इसलिए काफ़ी बड़ा हिस्सा था वो। और वास्तविक कारण यह था कि यह विद्रोह का केंद्र भी था। ठीक है, कंपनी के अधिकारों उन विरोधों को नियंत्रित नहीं कर सकते थे जिनके बारे में उन्हें लगता था कि यह पूरे भारत में फैल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में नहीं था? ठीक है, नहीं, जब स्वतंत्रता की पहली लड़ाई हुई थी, ठीक है, पहली लड़ाई कब हुई थी स्वतंत्रता की? 1857 में। ठीक है, आपको बताना था कि इनमें से ब्रिटिश क्षेत्र के नियंत्रण में कौन सा नहीं था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये देख लीजिएगा आप। अकार्ट, बनारस, सिंध और हैदराबाद निज़ाम। ठीक है, तो आपको इसका आंसर लिख लेना है और आंसर मिलना है। तो जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो थे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देखते हैं कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ 1857 और 58 में भारत में एक प्रमुख विद्रोह था। लेकिन यह क्या रहा? असफल रहा। काफ़ी कारण थे असफलता के, उनको दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, एक उनमें से प्रमुख था समय से पहले क्रांति का प्रारंभ हो जाना। ठीक है, और विद्रोह कब कहाँ से स्टार्ट हुआ? विद्रोह 10 मई 1857 को जो आपके कंपनी सेना के जो सिपाही थे, ठीक है, मंगल पांडे जो थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, अकार्ट की बात करते हैं कि भाई अकार्ट कहाँ था? ये कार्ट कर्नाटक जो केंद्रीय पठार और बंगाल की खाड़ी के बीच का निचला इलाका है, पर निजाम के डिप्टी आरकोट के नवाब का शासन था। आरकोट की घेराबंदी 23 दिसंबर से 14 नवंबर 1751 के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच भारत के आरकोट में हुई। इसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव और कर्नाटक के नवाब चंदा साहिब की सेना द्वारा किया गया था, जिसे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी संख्या में सैनिकों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। अतः यह कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था, तो इसलिए अकार्ट हिस्सा था। ठीक है, इस बात को जो ऑप्शन नंबर हमारा पहला है उसमें उसको हमने यहाँ से आपको डिटेल दी है कि किस प्रकार वो हिस्सा था। ठीक है, एक एक बात हमने इसको डिटेल से बताई है। अब बात करते हैं सिंध की।
ठीक है, दूसरे ऑप्शन में सिंध था कि भाई सिंध हिस्सा था या नहीं था। तो लड़ाई के प्राथमिक कारणों में ईस्ट इंडिया कंपनी की दक्षिणी एशिया में अपने कब्जे का विस्तार करने की इच्छा और जनरल चार्ल्स नेपियर की महत्वाकांक्षाएं थी। उनकी इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं बढ़ चुकी थी कि हमने भाई इसको पूरे पे क्या करना है, अपने कब्जे में करना है। इस कारण से उनकी नज़र कहाँ पर पड़ी, सिंध वाले एरिया पर पड़ी। और जो नेपियर थे, जो चार्ल्स नेपियर थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ये कह सकते हो जो कमान है वो संभाली और मीर नासिर खान तालपुर के नेतृत्व में सिंध के तालपुर अमीरों को बलूच सेना के बीच की लड़ाई में इनको हरा दिया और इनको अपने कब्जे में सिंध को ले लिया। और लड़ाई 17 फरवरी 1843 को मियानी सिंध में हुई थी। और जो ये भाई अक्षेत्र है, ये अक्षेत्र इस समय कहाँ पर पड़ता है, आधुनिक पाकिस्तान का ये हिस्सा है। अतः हम कह सकते हैं कि उस समय जो सिंध का जो एरिया था वो भी इनडायरेक्ट वे में किसके अंडर था, किसके अंडर था हम कह सकते हैं, आपके ये कह सकते हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेज़ों के अधीन था। ठीक है, और नेक्स्ट जो तीसरा ऑप्शन बचता है हमारा बनारस। ठीक है, बनारस को देख लेते हैं कि भाई बनारस था या नहीं था, था तो कैसे था, कैसे उन्होंने अपने अधीन लिए। देखो 1194 में, काफ़ी पुरानी बात है, कन्नौज के शासक ने इस्लामी सेनाओं द्वारा पराजित होने के बाद वाराणसी ने अपनी स्वतंत्रता खो दी। वाराणसी क्या कर चुका था, उसमें अपनी स्वतंत्रता जो हिंदू शासक थे वहाँ से निमट चुके थे। अतः तब दिल्ली सल्तनत जौनपुर के सरकी राजाओं और अंततः मुगलों द्वारा शासित था। ठीक है, बाद में वहाँ पर मुगलों ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। बाद में 18वीं शताब्दी में इसे बागडोर अवध के नवाब के हाथों में इसकी सत्ता आ गई और 15 जून 1781 को वॉरेन हेस्टिंग्स वाराणसी पहुँचे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाराणसी कौन पहुँचे, वॉरेन हेस्टिंग्स 1781 में पहुँचे। और उसके बाद 16 अगस्त को सुबह 9 बजे राजा जय सिंह को उन्होंने एक पत्र भेजा और जिसमें बोला कि भाई या तो आप हमारे अधीन आ जाओ वरना हम इस पर आक्रमण कर देंगे। और उन्होंने आक्रमण करके इसको अपने अंदर आपका ऐड कर लिया। अब कुछ कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं छात्रों के कि हिंसा के केवल रुक रुक कर फैलने के साथ अधिकांश दक्षिण भारत निष्क्रिय रहा। तो क्योंकि भाई देखो एकदम से हिंसा नहीं फैल सकी दक्षिण भारत, क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी, वहाँ बहुत जल्दी से क्या है नहीं जाया जा सका। ठीक है, इसलिए जो दक्षिण भारत था वो किस प्रकार रहा, निष्क्रिय रहा। इस क्षेत्र के हिस्सों पर निजामों और मैसूर राजघरानों का शासन था। ठीक है, तो वहाँ पर जो ब्रिटिश थे वो डायरेक्टली नहीं पहुँच पाए। उसमें 1857 की क्रांति के आसपास की जो बात है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए जो इसका उत्तर होगा वो होगा हैदराबाद निज़ाम। ठीक है, तो बिल्कुल हमने एक एक पॉइंट का इसका विश्लेषण किया है और उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है देखिए ये कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया। तो सबको पता है भाई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का जो गठन था वो हमारे भगत सिंह जी ने किया था। किन्होंने किया था, भगत सिंह जी ने किया था। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं कब किया था, कैसे किया था। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। एक ये किस प्रकार का संगठन था, क्रांतिकारी संगठन था। ये चुप रहने वालों में से नहीं थे, बहुत तीव्र किस्म के आदमी थे ये। ठीक है, और इसकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल ने, सचिंद्र नाथ बख्शी ने, सिंद्रनाथ सान्याल ने और जोगेश चंद्र चटर्जी ने की थी। ठीक है, इन्होंने मिलकर HSRA की स्थापना की थी और ये सारे के सारे उग्र और क्रांतिकारी दल में आते हैं सभी के सभी। ठीक है, अब इसमें की पॉइंट देख लेते हैं
कि 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट करने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, ठीक है, जिसको साइमन कमीशन के नाम से बाद में जाना गया था। 1928 में उपनिवेशवाद विरोधी भावना में वृद्धि के जवाब में HRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गया, ठीक है, क्या बन गया, HSRA बन गया, जिसका नाम संभवतः भगवत सिंह के प्रभाव के कारण इसका नाम रखा गया था। काकोरी डकैती और उसके बाद के मुकदमे के समय बंगाल, बिहार, पंजाब जैसे स्थानों पर विभिन्न क्रांतिकारी समूह उभरे। ये समूह HSRA 8 से 9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में मिले और इसी से HRS का उदय हुआ। पहले HRS घोषणा पत्र में आवाज़ उठाई गई, समाजवादी झुकाव धीरे धीरे मार्क्सवाद की ओर बढ़ गया और HSRA ने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही और राजनीतिक सत्ता की सीट से परजीवियों के निर्वासन को स्थापित करने के लिए जनता द्वारा संघर्ष को शामिल करने वाली क्रांति की बात कही। इन्होंने बोला कि भाई जो सत्ता के जो लालची आदमी हैं वो दूर रहे और जो जनता का भला कर सकते हैं वो आए। उसमें उन्होंने जनता की एक अपील की कि एक क्रांति लेकर आए, आप सभी इसमें शामिल हो। तो इसका जो काफ़ी जो उग्र दल के नेता थे इसमें शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डरबन दक्षिणी अफ्रीका के 1895 के नेटल कांग्रेस के संस्थापकों में से एक की पहचान कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि एल्बर्टिना सिसरुल, MK गांधी, नेशनल मंडेला और आर्कबिशप टूटू। तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी महात्मा गांधी ने। यानी डरबन दक्षिणी अफ्रीका में 1895 के जो नेटल कांग्रेस के संस्थापक थे उनमें से कौन थे, महात्मा गांधी प्रमुख थे, ठीक है। तो जो नेटल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1894 में की थी महात्मा गांधी ने। तो 22 अगस्त 1894 को एक संविधान लागू किया गया था। इस गठन नेटल में भारतीय व्यापारियों के खिलाफ भेदभाव से लड़ने के लिए किया गया था, क्योंकि पता है भाई जब महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका में गए थे तो उनके साथ क्या है काफ़ी भेदभावपूर्ण हुआ था। हालांकि उनको बहुत जल्दी लौटना था लेकिन नहीं, फिर उन्होंने वहीं रहकर क्या है अपना बिल्कुल वहीं रहकर अपनी ये कह सकते हो कि जो उनकी बेइज्जती हुई थी उसका बदला लिया और वहाँ उन्होंने ये एक नेटल कांग्रेस की स्थापना भी की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे। आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे, पंडिता रमाबाई, दुर्गाबाई देशमुख, गायत्री देवी, सरोजनी नायडू, ठीक है। के संस्थापक थे वो कौन थे, दुर्गाबाई देशमुख थी, ठीक है। देख लेते हैं कौन थी दुर्गाबाई देशमुख। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे करवा रहा हूँ कि आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। दुर्गाबाई देशमुख आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी। वह लोकप्रिय रूप से आयरन लेडी के रूप में जानी जाती थी। आयरन पुरुष तो आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, और यदि आयरन लेडी पूछे तो कौन है, दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है। और ये आंध्र महिला सभा की संस्थापक भी थी और इनको आयरन लेडी भी बोला जाता है। उन्होंने मद्रास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह का आयोजन किया और उन्हें कैद कर लिया गया। वह AMS यानी आंध्र महिला सभा संस्थानों और अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण संगठनों की संस्थापक थी। उन्होंने दो अन्य प्रमुख राष्ट्रवादियों AK प्रकाशम और देशोदरका नागेश्वर राव की मदद से मद्रास में आंदोलन शुरू किया। उन्होंने एक आंदोलन में शामिल होने के लिए गिरफ्तार भी कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। उन्होंने आंध्र महिला नामक एक पत्रिका का भी संपादन किया। तो देखिए जो इसमें, और वो संविधान सभा की सदस्य थी। यार कितना इम्पोर्टेंट है, मैं कितना बताऊं आपको
कि पहला क्वेश्चन, दुर्गाबाई देशमुख जो एएमएस थी उसकी संस्थापक थी, ठीक है, आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी। इन्हीं को आयरन लेडी भी बोला जाता था, ठीक है। मद्रास में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इन्होंने स्टार्ट किया, आई बात समझ में। और एक आंध्र महिला नामक क्या एक पत्रिका का भी संपादन इन्होंने किया, और ये संविधान सभा की भी एक सदस्य थी। समाज को उनकी सेवा के लिए स्वतंत्रता के बाद उन्हें ताम्रपत्र और पॉल हॉफमैन पुरस्कार दिया गया। कौन सा? ताम्रपत्र और पॉल हॉफमैन पुरस्कार आज़ादी के बाद उनको दिया गया। तो कितना इम्पोर्टेंट है आप दुर्गाबाई देशमुख, जिन्होंने आंध्र महिला सभा की स्थापना की, आयरन लेडी के नाम से उनको जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने नमक सत्याग्रह का आयोजन किया मद्रास के अंदर, ठीक है, और आंध्र महिला नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। संविधान सभा की मेंबर थी, सदस्य थी। मैं क्यों जोर लगा रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा सरोजनी नायडू जी के बारे में। भाई इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको कहीं ना कहीं से क्वेश्चन तो आना ही आना है एग्जाम के अंदर, तो बिल्कुल भी न घबराएं। अब सरोजनी नायडू, अब भारत कोकिला के नाम से जाना जाता था सरोजनी नायडू। आयरन लेडी की अभी हमने बात की, अब भारत कोकिला के, देखो आप में से आएगा तो दुर्गा भाई को कोई नहीं करके आएगा, आयरन लेडी मार के आएंगे आप सरोजनी नायडू पे 100%। लेकिन नहीं, सरोजनी नायडू भारत कोकिला के नाम से जानी जाती है, और एक राष्ट्रवादी और एक कवयित्री ये रही है, ठीक है, एक कवयित्री रही हैं। और इनकी शादी 1893 में, ठीक है, गोविंद राजुलू नायडू के साथ हुई थी, ठीक है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जस्ट आप याद रखो। तो गोपाल कृष्ण गोखले के मार्गदर्शन में स्वतंत्रता के लिए भारत संघर्ष इन्होंने खूब जमकर किया। गांधी जी के साथ दांडी मार्च में इन्होंने भाग लिया, और 1925 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। यार कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको बता नहीं सकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कब इन्होंने, किस अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो 1925 का कानपुर अधिवेशन था कांग्रेस का, जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की। और अब सुनिए, वह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी, ठीक है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही नहीं, वह पूरे भारत की पहली महिला थी। उम्मीद करता हूं दुर्गा भाई देशमुख और सरोजनी नायडू से यदि क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन,